नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए एक और अमेजिंग लेक्चर लेके। लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था। इसके अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग अजम्पशंस को सीखा था, लर्न किया था। 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस हम लोग पढ़ चुके थे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो या आप बीबीए के स्टूडेंट हो, क्योंकि आज हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को। डिटेल में एक एक चीज को मैं विद एग्जांपल आप लोगों को समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों की ये जो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग बन सके। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मास्टर कर लिया तो डेफिनेटली आने वाला जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है अकाउंटिंग का, उसमें आपकी काफी कुछ हेल्प होने वाली है। तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग अजम्पशन हम लोग डिस्कस किए थे। 3 अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा कुछ पढ़ा था, और मैंने बताया था एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग कैग फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो, इसको याद कर सकते हो। आपका सी है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोगों ने देखा था कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कोई भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए, या अकाउंट जो भी अकाउंटिंग पैटर्न्स आप लोगों ने फॉलो कर लिए, तो हम मान के चलते हैं कि ईयर आफ्टर ईयर हम उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, ताकि एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एक बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास बनी रहे। सेकंड, हम लोगों ने देखा था एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में हम लोगों ने देखा कि एक्रूअल बेसिस के अंदर की जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है ना, हम उस डेट को रिकॉर्ड करेंगे। हमें पैसा मिला, नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, उस डेट को हम मेंशन नहीं करेंगे। और जी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है गोइंग कंसर्न्ड। गोइंग कंसर्न्ड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि कोई भी आपका अगर बिजनेस है, हम उसको ये मान के चलते हैं जो उसकी एग्जिस्टेंस है और उसका जो लाइफ टाइम है वो एक तरीके से इनफाइनाइट है। ये तीनों एक तरीके से अजम्पशंस थी जिनको हम लोग स्टडी कर चुके थे कैग फॉर्मूले के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हैं पहला कौन सा है, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल अजम्पशन और गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये वो कुछ ऐसे अजम्पशन थी जिनके बारे में हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। पहले हम लोग आगे जाके बात करेंगे ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या अलग अलग चीजें हैं या सेम है। तो मैं आपको यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूं, दोनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट है, अपना अपना मीनिंग होता है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, इन सभी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है और कन्वेंशन का क्या मीनिंग होता है। लीगली कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है या कन्वेंशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कितने कॉन्सेप्ट आपको बनाने हैं, कितने कन्वेंशन आपको बनाने हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे टोटल 6 आपके कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपको स्टडी करने हैं यहाँ पे आपके बीकॉम ऑनर्स और बीबीए में। तो कितने कॉन्सेप्ट है आपके पास? बेसिकली आपके पास 6 कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम लोग बिजनेस एंटिटी पहला कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट सेकंड है, अकाउंटिंग पीरियड थर्ड है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका चौथा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पांचवा है और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट छठा है। ये 6 के 6 तो आपके कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके 3 कन्वेंशंस है जिनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 3 कन्वेंशंस आते हैं आपके, ठीक है, जहां पे आपका पहला कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर का, मैटेरियलिटी का, और थर्ड है आपका कंजर्वेटिज्म। ये 3 आपके बेसिकली क्या रहने वाले हैं, कन्वेंशन रहने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके सिलेबस में आप किसी भी बेसिकली बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट, आपके सिलेबस में 6 कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपका पहला बिजनेस एंटिटी या इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेकंड आपका मनी मेजरमेंट है, थर्ड आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, चौथा आपका कॉस्ट मेजरमेंट है या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट भी इसको बोलते हैं, आपका पांचवा है मैचिंग कॉन्सेप्ट और छठा है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और कन्वेंशन 3 होते हैं आपके, फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। ये 3 आपके क्या रहने वाले हैं, कन्वेंशंस रहने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा तो क्लैरिफाई होगे कि कितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, कितने आपको बेसिकली कन्वेंशंस पढ़ने हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि सर कन्वेंशन का क्या मतलब होता है और बेसिकली आपका क्या है सेकंड जो टर्म है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जो आपका ये कॉलम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये वाला कॉलम अकाउंटिंग कन्वेंशन से रिलेटेड है। किस बेस पे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले मीनिंग के बेस पे क्लैरिफाई करते हैं, मतलब असल में मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना।
जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है किसी भी बिजनेस में इन फ्यूचर डेफिनेटली अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। उन अकाउंट्स की जो फाउंडेशन तय करने वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फाइनल अकाउंट्स that need to be prepared by the accounting firm। अकाउंटिंग फर्म को जिन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, उनकी फाउंडेशन किसके बेस पे तैयार की जाती है माय डियर फ्रेंड्स? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे तैयार की जाती है। लेकिन जहां पे भी किसी भी जो आपकी फर्म है, बिजनेस फर्म है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है ना, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाउंडेशन को बनाने के लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आप लोग पढ़ पाएंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन सेट द फाउंडेशन, यहाँ पे ये भी फाउंडेशन सेट करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसकी फाउंडेशन तय करने के लिए कन्वेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है तो उसकी फाउंडेशन के लिए हम माय डियर फ्रेंड्स किसका इस्तेमाल करते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जी, ये तो बात हुई मीनिंग की। आई होप कि आप क्लैरिफाई कर पाए होंगे, डिफरेंशिएट कर पाए होंगे, आप लोग समझ पाए होंगे कि दोनों शब्द अपने आप में जुदा जुदा है, बहुत दूर दूर है, अपना अपना मीनिंग होता है। सेकंड, आप लोगों को देखिए बायसनेस। बायसनेस का मतलब कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देयर आर नो चेंज, नो चांसेस टू द बायसनेस इन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दे आर यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल होते हैं, हर एक फर्म को इसको इस्तेमाल करना ही होता है, सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे बदलाव नहीं किए जाते, कोई बायसनेस नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो ना, हाई चांसेस है बायसनेस की। अगर आप लोग कन्वेंशंस की बात करते हो, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, फर्म टू फर्म, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो कन्वेंशंस में कुछ बायसनेस करना चाहे तो कर सकते हैं, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, हाई चांसेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस का क्या सीन होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्या सीन होता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट में बता चुका हूं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर किया जाता है, ये किसके लिए? अकाउंट्स के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं रेस्ट्रिक्शन की, मैं बात करता हूं तो जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम रेस्ट्रिक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, लेकिन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। यानी कि आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा पा रहे होंगे, देयर आर मोर रेस्ट्रिक्शन इन द केस ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड लेस रेस्ट्रिक्शन इन द केस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये अगला डिफरेंस है। सबसे अगला डिफरेंस है ना, वो लीगलिटी का होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लीगली बाइंडेड होते हैं, यानी कि लीगली एक्सेप्टेड होते हैं, यहाँ पे लीगली एक्सेप्ट किया जाता है, क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग, मतलब जो आपके कन्वेंशन है वो लीगली बाइंड नहीं होते हैं, लेकिन आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो 100% लीगली बाउंड होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के केस में। आगे अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म अडॉप्शन की बात करूं, तो मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उनको वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रहा है, एक नहीं कर रहा। नो, हर कोई इसको फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस, फर्म टू फर्म, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। वो चाहे तो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और ना चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। तो बड़े डिफरेंस है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसमें इंटरफेयर किया जा सकता है, किसमें हाई चांसेस है बायसनेस के, किसमें नहीं है, कौन सा लीगली एक्सेप्टेड है, कौन सा नहीं है। ये चीज आपको क्लैरिफाई करने में काफी हेल्प करेंगी। आगे मैंने बताया यहाँ पे जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, जैसे हमने बात किया बिजनेस एंटिटी कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ड्यूअल एस्पेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे तमाम, और यहाँ पे आपका कंजर्वेटिज्म, मेटेरियलिस्टी और फुल डिस्क्लोजर, ये तीन आपके क्या रहने वाले हैं? कन्वेंशन रहने वाले हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, गलती से भी आपको मिस नहीं करना, इसको प्रॉपर तरीके से बना के जाना है। अब वन बाय वन करके चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है आपका, जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ध्यान से समझिए, कोई भी बिजनेस है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ अलग सीन होता है। क्या अलग सीन होता है? ध्यान से समझिए। कोई भी हमारे पास बिजनेस है, मान लीजिए, उस बिजनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस बिजनेस को ओनर ने खड़ा किया है, ठीक है, ओनर ने खड़ा किया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है जो आपका बिजनेस है ना, बिजनेस वो ओनर से कंप्लीटली सेपरेट है।
यानी कि ये क्या है, अलग है। हर एक चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ओनर का अपना कोई रोल नहीं है, आपका बिजनेस अपने आप में अलग एंटिटी रखता है, यानी कि बिजनेस इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए ओनर ने एक कैपिटल इन्वेस्ट की थी, ठीक है, एक कैपिटल यहाँ पे लगाई थी, एक अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे लगाया था। तो बिजनेस क्या कहता है, इसने क्योंकि कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट की थी ना, तो एज ए इन्वेस्टर इसको लेके चलता है, ठीक है, इन्वेस्टर या क्रेडिटर आप लोग कह सकते हैं, लेके चलता है बिजनेस इसको। और यहाँ पे जो कैपिटल लगाई हुई है ना, यहाँ पे जो बिजनेस के पास कैपिटल है, उस कैपिटल को बिजनेस कहता है इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहता है आपका, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस को, ये वाला वो पैसा है जो किसको रिटर्न करना है, बेसिकली अपने ओनर को रिटर्न करना है। दैट्स व्हाई ये क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि बिजनेस इज कंप्लीटली separate entity from its owner. That's why every transaction is recorded in the books of account. There is a no matter कि आपके बिजनेस के पास, जो आप बिजनेस ओनर है उसके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कारें हैं, इन चीज से कुछ लेना देना नहीं। बिजनेस इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी हैज ए सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर एंड द मैनेजमेंट। यानी कि एक बिजनेस एंटिटी की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है एक ओनर से और उसके मैनेजमेंट से। और मैंने आपको ये भी बताया आपको कि एग्जैक्टली कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब कैपिटल जो लगाई उसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ता है। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका एक्सपेंस। तो कैपिटल और इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द प्राइवेट एक्सपेंस, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर मैं कोई भी बिजनेस ओनर है, वो अपने प्राइवेट यूज के लिए कुछ पैसा, मनी या कैश कह सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर आपका स्टॉक की मैं बात करता हूं, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं एसेट्स की, ठीक है, वो यूज करता है या निकाल लेता है, तो उसको हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। इस यहाँ पे क्या बोलते हो आप लोग, बेसिकली ड्रॉइंग, क्योंकि उसने उसको प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। और बिजनेस अपना जो मैनेजमेंट है और आपका ओनर है उससे कंप्लीटली अलग होता है। तो इस चीज को आपको माय डियर फ्रेंड्स ध्यान में रखना है। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कि बिजनेस अलग होता है उसके ओनर से। ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये सेपरेट एंटिटी होती है, ऐसा ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि केवल वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, ध्यान से समझना मेरी बात, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में पहला शब्द क्या है आपका, पहला शब्द है आपका ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और प्लस में दूसरा शब्द क्या है, इवेंट्स, ठीक है। तो इनका कहना क्या है, इनका कहना है वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में होगी, ठीक है। वैल्यू किस में होगी, इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म का मतलब मनी की टर्म में, ठीक है। तो अगर मॉनेटरी टर्म में अगर आपका कोई भी इवेंट और या फिर ट्रांजैक्शन होता है तो उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके अलावा किसी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिए, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ध्यान से समझे, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, मॉनेटरी टर्म आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंटिंग फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा जिनकी मनी की टर्म्स में वैल्यू है। अगर मनी की टर्म्स में वैल्यू नहीं तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वालिटी को मैटर किया जाता है, ध्यान से समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, किसको मैटर किया जाता है यहाँ पे, क्वालिटी को मैटर नहीं किया जाता, यहाँ पे क्वांटिटी को मैटर किया जाता है, ठीक है। किसको मैटर किया जाता है, क्वांटिटी को। तो ये वाला जो है ना, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है ये मनी मेजरिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई ये इसका एक लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स लाइक हायरिंग ऑफ ए लॉयल एंड इंटेलिजेंट एम्प्लॉय, डेथ ऑफ ए एफिशिएंट एम्प्लॉय, strike by the worker, dispute with the customers, etc. are not recorded business. They can be quantified in the terms of money even though they affect the operation of the business significant। मतलब क्या कहता है कि ये जितनी भी बातें यहाँ पे कही कि एम्प्लॉय कितना लॉयल है, कितना इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे से आप लोग करते हो, कितने मजदूर स्ट्राइक पे चले गए, ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की नहीं है। वही रिकॉर्ड कीजिए जिसके पैसे की वैल्यू है, जिसको पैसे की टर्म्स में लिखा जा सकता है, उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही आपका कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर। तो दो कॉन्सेप्ट हमने किए, ओनर और बिजनेस अलग अलग है, ये बात किया। आगे हमने किया मॉनेटरी मेजरमेंट या मनी मेजरमेंट। थर्ड जो है आपका वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझिए, ये मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि जब हमने अजम्पशन की बात की थी तो हमने ये बात की थी हमारा जो बिजनेस है
वो बिजनेस को हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न रहने वाला है। गोइंग कंसर्न का मतलब हमने कहा उसकी जो लाइफ है वो इनफाइनाइट रहने वाली है। हम कभी नहीं सोच सकते कि इसको हमें शटर डाउन करना पड़ेगा, क्लियर है, इनफाइनाइट रहने वाली है, ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस ऑपरेशंस को समझते हो, जब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो जब यूजर्स को, अब हमने दो तरीके के यूजर्स पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, दो तरीके के यूजर्स आप लोगों ने पढ़े थे, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। जब ये इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझ लीजिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब इनको जरूरत होती है ना, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनफाइनाइट टाइम की थोड़ी ना, लंबे टाइम की यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हर एक बिजनेस को एक टाइम पीरियड के लिए बाउंड कर दिया जाए, उसको उसके ब्रेक करके देखा जाए उसके हर एक ऑपरेशन को, क्लियर है, जिसको बोला गया अकाउंटिंग टाइम पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड जिसको रखा गया है बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कहां तक जाता है, वो 31 मार्च तक जाता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अकाउंटिंग पीरियड, क्लियर है। आपके ऑपरेशंस में इनहांस करने के लिए सारी चीजें, मतलब जो भी है, क्लियर। तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है जिसका क्या नाम रखा गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अगर यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया तो गिव मी द थम्स अप टू दिस वीडियो, ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो, यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव साइन मिले। आप कमेंट कर सकते हो कैसा फील आप लोगों ने किया है। अगर अभी तक मेरे से कोई मिस्टेक हो गया तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ कैन आई इंप्रूव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिस्टेक, ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा फटाफट से मैक्सिमम यार अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका यूटिलाइजेशन इसका बेनिफिट उठा सके। ऐसे ही हम लोग आगे समझने वाले। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जो नेक्स्ट जो आपका बेसिकली रहने वाला है कॉन्सेप्ट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या कहता है कि आप जब भी किसी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे जब उसको एक्वाजिशन के टाइम पे उसका टाइम रहा, मतलब एक्वाजिशन के टाइम पे जो उसकी वैल्यू रही उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक बेहतरीन सी बात है, ठीक है। यानी कि एक लैंड है जो मैंने 2014 में 2 करोड़ का खरीदा था, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 8 करोड़ है, ठीक है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करने का क्या टाइम पीरियड रहेगा, वो 2014 वाला रहेगा और 2 करोड़ रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपको ये बात समझनी है, क्या बोलते हैं आप इसको, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, द मेजर कंसर्न इज दैट एट व्हाट वैल्यू फिक्स्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड। एज पर दिस प्रिंसिपल फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि कहां पे किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट में, कंसिस्टिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। यस, कहां पे है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, जो उसकी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन थी उसी के टाइम पे जो उस एसेट्स की वैल्यू थी ना माय डियर फ्रेंड्स, उस वैल्यू के ऊपर ही हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यस, क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये रहने वाला है। तो मेक श्योर करके इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपका रेलिवेंस ऐड करता है एक तरीके से हमारी अकाउंटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अगला आपका आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोग क्या कहते हो, मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल का बच्चों क्या मतलब होता है, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक्सपेंस और लॉसेस को उसी दरमियान रिकॉर्ड किया जाए मैच करके जिस टाइम पे उसका इनकम और रेवेन्यू हुआ है। यस, क्या बोला मैंने, जो भी आपके लॉसेस और एक्सपेंस है उनको तभी रिकॉर्ड किया जाए मैच करके जिस दरमियान उसके रेवेन्यू और इनकम रहने वाले हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। यस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट प्रोवाइड द ट्रू एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इनका क्या कहना है कि ये तभी रेलिवेंट होगी जब अगर ये ट्रू और एक्यूरेट अगर पिक्चर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की प्रेजेंट करते हैं ना, तो आपकी क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होती है। देयरफॉर एज पर दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंस इनक्योर्ड बाय ये एंटरप्राइजेस, ध्यान से समझ लिए, ऑल एक्सपेंस इनक्योर्ड बाय एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेलिवेंट इनकम और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने डाले हुए, खैर इतने रेलिवेंट नहीं है, पहले हम लोग इसको पढ़ाते थे, तो आप लोग देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार मोटा मोटा रीड आउट कर सकते हैं, बेहद आसान है, क्लियर।
उम्मीद करता हूं ये वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है वो तो स्पेसिफिकली एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि यहां पे एक साइड क्रेडिट होता है तो दूसरी साइड डेबिट होगा ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ए बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट या एटलीस्ट टू अकाउंट, ये दो अकाउंट्स को तो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा ही करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने बेहतर अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसका जस्टिफिकेशन भी दिया था माय डियर फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये रहने वाला। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया कि दो बुक्स ऑफ अकाउंट का, दो अकाउंट्स को क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है। एक साइड से डेबिट होगा तो दूसरी साइड से डेफिनेटली क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू अकाउंट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट, ध्यान से समझ लीजिए, ए डेबिट एंड ए क्रेडिट इज इक्वल अमाउंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हो एवरी डेबिट इज एन अकाउंट, हियर इज द क्रेडिट ऑफ ए इक्वल अमाउंट इन one or more accounts and vice versa. This system is accounting is called dual entry system. आगे जाके पढ़ोगे इसको क्या बोला जाता है, dual entry system। तो ये क्या होता है आपका dual entry system, कह दीजिए dual aspect concept कह दीजिए, जिसके बिना अकाउंटिंग कर पाना करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या चलेगा, आगे चलेंगे आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिनको एक तरीके से बायसिंग किया जा सकता है, जिनको लीगली एक तरीके से रिजेक्ट भी किया जा सकता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और उनके अकाउंटेंट के बीच में वो मानना चाहे तो मान सकते हैं। अब पहला जो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब हर चीज बिल्कुल फेयर तरीके से आप लोगों ने डिस्क्लोज की हुई है, ताकि बाद में भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को उठाएं तो हमें सारी चीजें समझ में आए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कन्वेंशन, एज पर दिस कन्वेंशन बिसाइड एप्लीकेबल लीगल provision all the material fact and information related to the economic activity of an entity should be properly disclosed in the financial statement and accompanying, आगे क्या लिखा हुआ, notes to the account as per the applicable financial reporting framework। मतलब जो आपके अकाउंटिंग नोट्स आपको देने हैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ताकि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या कर सके, डिलीवर कर सके। अब यहाँ पे देखिए, द फाइनल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज ए मीन ऑफ ए कम्युनिकेटिंग एंड एक्सेप्टिंग द मटेरियल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब यही एक तरीका है जो एक्सेप्ट करता है मटेरियल और रेलेवेंस इंफॉर्मेशन को, और ये अकेला तरीका है जो कम्युनिकेट करता है, यानी कि जो एक्सप्रेस करता है आपकी फाइनल स्टेटमेंट को। दैट्स व्हाई यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर होना माय डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। आगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्क्लोजर इज टू क्रिएट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या क्रिएट करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द यूजर में बी एबल टू टेक टुडे फाइनेंशियल डिसीजन, ताकि यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में उनको आसानी हो, इजीली फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशन फर्स्ट रहने वाला है। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, मैटेरियलिटी इज नॉट डिफाइन इन द एग्जैक्ट मॉनेटरी लिमिट, बट आप लोग ध्यान से समझिए, एनी आइटम विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन, कोई भी ऐसा आइटम जो इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करता है ऑफ ए यूजर इज कंसीडर एज ए मटेरियल। यानी कि इनका क्या मानना है, वैसे इसकी आपकी मॉनेटरी टर्म में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन कोई भी आइटम अगर आपका इकोनॉमिक डिसीजन को इंटरफेयर करता है, इकोनॉमिक डिसीजन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा मटेरियल। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, डिस्क्लोजर जरूरी है, बट इट डज नॉट मीन दैट इवन फिगर ऑफ ए बिग अमाउंट विच आर इरेलीवेंट आर टू बी मैंडेटरी डिस्क्लोजर। ये एक बेसिक बात आगे करेंगे, इसका सिंपल सा मतलब हर एक वो आइटम मटेरियल होगी जो आपके इकोनॉमिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। दिस इज कॉल्ड मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। लास्ट एंड फाइनल ऑफ दिस लेक्चर और दिस यूनिट आप लोग कह सकते हो वो क्या है, आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एज पर दिस प्रिंसिपल, prospective or a anticipated future profit should not be recognized, फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और रिकॉग्नाइज बट ऑल द प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर लॉसेस शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डिंग एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर देम। मतलब फ्यूचर के ऊपर दो चीजें होती है। अब आपका क्या कहता है, ये फ्यूचर में आपका प्रॉफिट हो सकता है, तो फ्यूचर प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर आपके कुछ लॉस हैं
तो हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे और रिकॉर्ड करके माय डियर फ्रेंड उसके ऊपर हम लोग प्रोविजंस भी बनाएंगे कि किस तरीके से हम इस लॉस से बच सकते हैं। ये आपका क्या होता है बेसिकली थर्ड कन्वेंशन होता है। तो ये कुछ 3 कन्वेंशन है जिनका इस्तेमाल माय डियर फ्रेंड्स हम किसके लिए करते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ इंप्रूवमेंट के लिए टिप्स बता सकते हो या किस यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने कवर नहीं करा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट वीडियो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।